नमस्कार दोस्तों। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान खूंटा गाड़ कर बैठा है, टोल नाका लगाकर बैठा है। अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी को ठेंगा दिखाकर अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आज अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज स्थायी रूप से खोल रहे हैं, परमानेंटली खोल रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में डील पर मीटिंग होने वाली है और ये 2 दिन अद्भुत हो सकते हैं, अमेजिंग हो सकते हैं। एपी के हवाले से खबर यह भी आई है कि सीज फायर 2 हफ्ते के लिए बढ़ाई भी जा सकती है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आज लिखा है कि चीन बहुत खुश है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अस्थायी रूप से खोल रहा हूं। ऐसा मैं उनके लिए और पूरी दुनिया के लिए भी कर रहा हूं। ऐसी स्थिति फिर कभी नहीं होगी। चीन ने यह मान लिया कि वो ईरान को हथियार नहीं भेजेंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग वहां पहुंचने पर गले मिलकर गर्मजोशी से मेरा स्वागत करें। इतना कहने के बाद ट्रंप ने आखिर में अपनी आदत के मुताबिक धमकी भी दे दी कि याद रखें, अगर हमें लड़ना पड़ा तो लड़ाई में हम किसी से बेहतर हैं। दरअसल चीन जिस तरह से खुलकर ईरान का पक्ष ले रहा है या पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहा है, वो ट्रंप की बेचैनी का कारण बना हुआ है। तभी ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से संवाद कायम करके ईरान को हथियार भेजे जाने के बारे में भी पूछा और बाद में खुशी भी जताई कि चीन ने हथियार नहीं देने का भरोसा दिया है। वैसे चीन अगर ईरान को गुपचुप तरीके से हथियार भेज भी रहा होगा तो ट्रंप को तो बताने से रहा। ईरान का 90% तेल चीन खरीदता है, लिहाजा उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अमेरिकी नाकेबंदी मंजूर नहीं है। चीन साफ साफ अमेरिकी रवैये के खिलाफ अपना रुख जाहिर कर चुका है। खबरों के मुताबिक कुछ चीनी तेल टैंकर अमेरिकी नाकेबंदी की परवाह किए बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे भी हैं, ऐसी खबरें आई है। ईरान जंग में बुरी तरह से फंसे ट्रंप की सबसे बड़ी टेंशन चीन को साधने की भी है। और इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर दुश्मन ईरान को अपनी शर्तों पर सरेंडर करवाना चाहेगा तो यह मुमकिन नहीं है। अब सबकी नजर एक बार फिर पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग पर है। अगर ये मीटिंग अगले 2 दिन में हुई तो किन शर्तों को ईरान मानेगा, किन शर्तों पर अमेरिका तैयार होगा, इसकी तरफ पूरी दुनिया की अब नजर होगी। इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान है जिन्हें आप अक्सर मेरे यूट्यूब चैनल पर देखते हैं। ईरान से हैं जमीर अब्बास जाफरी साहब, रहने वाले भारत के, रहते ईरान में। सबसे पहले तो जाफरी साहब, कुछ खबर है कि ये मीटिंग पाकिस्तान में फिर हो रही है, कब हो रही है? ट्रंप तो कह चुके हैं कि अगले 2 दिन अमेजिंग होने वाले हैं। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत आदाब अर्ज करता हूं आपको और तमाम व्यूवर्स को। तो ये मीटिंग के सिलसिले में ये है कि इरानियन ऑफिशियल्स की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि हमने अपने पॉइंट्स, ड्राफ्टेड पॉइंट्स पाकिस्तान को भेज दिए हैं, शहबाज शरीफ साहब को, और उन्होंने वो पॉइंट्स जो है वो आगे पहुंचा दिए हैं। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान अपनी सॉवरेनिटी, अपनी इज्जत और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के लिए, ईरान को ये समझ में आ गया है और दुनिया को भी समझ में आ गया है कि मिलिट्रीली ईरान इस वक्त प्रोमिनेंस की पोजीशन पर है। और जैसा कि अमेरिकन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की ईरान को जरूरत ही नहीं थी जबकि उसके पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मौजूद है। तो पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ गई कि ईरान के पास कुव्वत और कुदरत इस वक्त ईरान के पास है। तो ईरान कोई भी अमेरिकन मैक्सिमलिस्ट अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ईरान अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा, और जैसा कि ईरान के लिए, ईरान में एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये वॉर के बाद ईरान अपने गोल्डन एज में एंटर करेगा। वो ईरान, उसके अंदर कहीं भी ईरान अपना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये ईरान के लिए क्लियर है। शी जिनपिंग से बात की है, संवाद कायम किया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने स्क्रीन पर जो उन्होंने, ट्रंप ने कुछ देर पहले अपनी ट्रूथ सोशल पोस्ट में जो लिखा है, स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा चीन बहुत खुश है क्योंकि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को परमानेंटली खोलने वाले हैं। जाहिर है चीन का 90% तेल ईरान से जाता है, तो चीन का रुख को देखकर ट्रंप ने बात की। लेकिन ये कह रहे हैं ट्रंप कि हम परमानेंटली खोलने वाले हैं, तो इसका मतलब बैकडोर पर, बैकएंड पर कुछ सहमति बन रही है, बात हो गई होगी। अंजुम जी, रॉयटर्स की आज की रिपोर्ट है, रॉयटर्स ने लिखा है कि एक्चुअली ब्लॉकेड का कोई भी असर हुआ ही नहीं था। ये ऐसे ही है जैसे मैं कहूं कि मैंने आपके घर का दरवाजा, मैंने आपको इजाजत दे दी है कि आप अपने घर का ताला खोल लें और आप अपने घर में चले जाएं।
और हैदराबाद की जो इनकी काउंसिलेट है उन्होंने जोक बनाया है, कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया थोड़ी ना है कि हमने आपको ब्लॉक किया तो आप हमें ब्लॉक कर देंगे, ये होर्मुज है, रियलिटी है। तो इन रियलिटी 10 मिनट के अंदर जैसे ही अनाउंस किया गया सेंटकॉम से, उसके बाद चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है जो मान्यता रखता है। एक डिप्लोमेट का स्टेटमेंट नहीं आता है, डिफेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है कि होर्मुज में ईरान और हमारे बीच में एग्रीमेंट है, कोई थर्ड पार्टी को मैं इजाजत नहीं देता हूं कि वो बीच में पड़े, हमारा उनके साथ एग्रीमेंट है। 2 पॉइंट्स अहम उन्होंने कही, एक कि ईरान का कंट्रोल होर्मुज पे है, चाइना ने ये बात मान ली कि होर्मुज पे कंट्रोल ईरान का है, ये उनके स्टेटमेंट में है। और दूसरा ये कि हमारे और एग्रीमेंट के हिसाब से हमारे लिए होर्मुज खुला हुआ है, कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर नहीं कर सकती। 2 वेसल हैं, 2 वेसल ईरान के, 2 वेसल चाइना के क्रॉस करते हैं और कुछ कर नहीं पाता अमेरिका। तो अमेरिका कुछ कर ही नहीं रहा था, वो बंद ही नहीं था जिसे उसने खोला। तो अमेरिका इस वक्त मेरे ख्याल से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में मजाक का मौजू बन गए हैं कि कैसे वो चीजें कहते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं, फिर कहते हैं, फिर यूटर्न लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी हमें उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। दूसरी चीज चाइना के सामने, हाँ, सॉरी बात पूरी कीजिए पहले। दूसरी चीज चाइना के सामने ये सरेंडर है उनका, चाइना और ईरान के सामने ये सरेंडर है उनका, कि जिस तरीके से वो 1 महीने चाइना का डिफेंस मिनिस्टर धमकी देता है, फिर डोनाल्ड ट्रंप धमकी के जवाब में आके कहते हैं नहीं चाइना हमारा दोस्त है, चाइना से मैं गले मिलूंगा, जिनपिंग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये कंप्लीट सरेंडर है चाइना के सामने अमेरिका का। अब वो पूरी दुनिया के लिए आहिस्ते आहिस्ते क्लियर होता जा रहा है। 2 चीजें और हुई अंजुम जी, आपने शायद कवर किया होगा। एक तो यूएई के अबू धाबी के जो क्राउन प्रिंस हैं वो भी कल चाइना गए थे मुलाकात के लिए, और उन्होंने भी मुलाकात की और अजीब दृश्य वहां से देखने मिले। जो चाइना ने ऑफिशियल वीडियोस रिलीज किए हैं उसमें जो वहां के प्रेसिडेंट है, चाइनीज प्रेसिडेंट, वो बैठ के लेक्चर दे रहे हैं, वो इनको कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये यूएई के क्राउन प्रिंस बैठ के वहां पर लेक्चर को सुन रहे हैं। तो यहां पर 2 चीजें और हैं इससे लिंक। एक है सऊदी यूएई के बीच में एक तनाव, यूएई का चाइना जाना और सऊदी का पाकिस्तान आना, यानी ये तमाम चीजें लिंक्ड हैं कि अमेरिका का जो खुद का गुट था उसके अंदर तनाव बढ़ गए हैं और खुद उनके अंदर गुट के अंदर और गुट बन रहे हैं, और अमेरिका की कमजोरी जीसीसी के अंदर और नेटो के अंदर हर जगह अमेरिका भी इस वक्त आइसोलेटेड हो गया है। और वो डोनाल्ड ट्रंप के बयान से समझ में आ रहा है कि वो कंप्लीट सरेंडर कर रहे हैं इससे। ये बताइए, लेकिन बात ये है कि ये तो है ना कि जैसे आपने कहा कि ईरान की तरफ से पाकिस्तान को अपना जो भी अपनी शर्तें या अपनी बात रिटर्न फॉर्म में भेजी गई होगी ईरान की तरफ से, लेकिन अगर मीटिंग होती है, अगर ट्रंप की माने तो अगले 2 दिन के भीतर मीटिंग होनी चाहिए। अब तो ट्रंप और जेडी वैंस इसी तरह की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में फिर गिव एंड टेक ही होगा, थोड़ा तुम्हारी चले थोड़ा हमारी चले। तो 2 मुख्य मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, बल्कि 3 हैं बड़े मुद्दे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फ्री नेविगेशन जो अमेरिका कह रहा है, दूसरा न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना। अब ये खबरें आई बाद में अमेरिकी कुछ वेबसाइट के हवाले से, एक्सियोस और अलग अलग जगह से, कि ईरान 5 साल के लिए न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में छोड़ने डालने को तैयार था। अमेरिका 20 साल का कमिटमेंट चाहता था, इस पर बात टूटी। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, और तीसरी बात कि कंपनसेशन जो चाहता है ईरान, और जो फ्रीज एसेट है उसको अनफ्रीज करने। तो इसमें कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर ईरान थोड़ा फ्लेक्सिबल हो सकता है, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम को 5 साल तक रिड्यूस करना, 5 साल तक हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को ठंडे बस्ते में डाल देंगे। अंजुम जी देखें, डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री अनाउंसमेंट करेंगे और कहेंगे कि हमने ईरान के न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दिया है और ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, ये उनका विक्ट्री स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और जो ईरान कभी ना बना रहा था, ना कभी बनाना चाहता था, ना कभी ईरान बनाने में इंटरेस्टेड है, तो जो वो अपने लिए एग्जिट रूट देखेंगे अनाउंसमेंट के तौर पर, वो बार बार यही कह रहे हैं कि ईरान जो न्यूक्लियर वेपन बना सकता था अभी नहीं बना सकता है। तो वो उन्होंने अपना मन बना लिया है कि किस एग्जिट प्लान से हमको बाहर निकलना है।
जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अराक्ची, उनका एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा है। उन्होंने ये जब ये नेगोशिएशंस खत्म हुए और वो वापस आए तो उन्होंने एक ईरान की एनरिचमेंट के सिलसिले में एक स्टेटमेंट कहा। तो उन्होंने कहा कि क्यों हम इतने सेंसिटिव हैं एनरिचमेंट को लेके। तो वो कह रहे थे क्योंकि एनरिचमेंट जो है वो हमें खुद की इख्तियार और आजादी दिखाता है। यानी हम अगर कानूनी कोई चीज करना चाहते हैं तो अगर हमने एक किसी देश के सामने एक बात मान ली, यानी हम उसके सामने सबमिट हो गए, तो वो बार बार हमें अपनी बात मनवाएगा। तो ईरान के लिए सबमिशन करना यानी उनके लिए रास्ता खोल देना है कि वो हर चीज में अपनी शर्त लगाएंगे। तो ईरान ने जो जेनीवा में प्रपोज किया था, जो अब्बास अराक्ची ने कहा था कि हमने कहा देखो एनरिचमेंट करना हमारा हक है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। नॉलेज हासिल करना हमारा हक है, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारा आपसे डिसएग्रीमेंट इस बात पे कि आप हम पे ट्रस्ट नहीं करते। आप कहते हैं भाई कि हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे। हमने कहा हम नहीं बनाना चाहते, तो हमारा अग्रीमेंट ट्रस्ट के ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी बॉडी बनाते हैं, उन्होंने नाम लिया सऊदी अरेबिया, ईरान और अमेरिका, तीनों मिलके ईरान के न्यूक्लियर एनरिच जो है उसको इन लोग डाइल्यूट करें और इस लेवल पे लेके आए कि आपको शक न रहे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएंगे, और लेकिन हम उसको कंप्लीटली सिविलियन यूज के लिए यूज करेंगे और किसी को नहीं देंगे। ये ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी, एज एन ऑप्शन रखा गया था कि भाई अगर आप चाहते हो हम पे ट्रस्ट नहीं है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेंगे, तो हम आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई सऊदी अरेबिया तो कोई हमारा दोस्त नहीं है, अमेरिका तो हमारा दोस्त नहीं है, और ईरान, तीनों मिलकर एक बॉडी बनाए, इसको देखें। तो ईरान की तरफ से इस किस्म का रैशनल ऑप्शन दिया जाएगा। लेकिन अगर अमेरिका आके कहता है कि नहीं भाई तुम्हारे तमाम एनरिच्ड यूरेनियम को ईरान से बाहर लेके चले जाओ, किसी तीसरी कंट्री में रखो, बात तो वही है कि जो ईरान कभी भी कबूल नहीं करेगा। लगभग 452-53 किलो का जो एनरिच्ड यूरेनियम है 60%, अमेरिका कह रहा है उसको आप ईरान से बाहर करो, अमेरिका के हवाले करो या किसी थर्ड कंट्री में भेजो, वहां से हटाओ, शिफ्ट करो, जो पता नहीं किसी मरने के नीचे कहां दबा है या ईरान ने कहां छिपाया है। देखिए अंजुम जी, एक बच्चा था, मैं एक मिसाल से समझा दूं बात को। एक बच्चा स्कूल गया, स्कूल में टीचर ने उसको बोला बोलो ए, उसने नहीं बोला, इसने टीचर ने बच्चे को मारा, मारना नहीं चाहिए, मैं मिसाल दे रहा हूं, लेकिन बच्चे को मारा, टीचर ने बहुत मारा, लास्ट तक बच्चे ने ए नहीं बोला। तो उसके दोस्त ने उससे कहा लास्ट में कि भाई एक ए बोल देता, क्या प्रॉब्लम था। उसने बोला अगर जैसे ही मैं ए बोलता ना तो टीचर मुझे कहता बी बोलो, तो क्योंकि मुझे बी नहीं बोलना था इसलिए मैंने ए नहीं बोला, ठीक है ना। तो ईरान ने अगर पहले अगर एक इनकी बात मान ली और एक चीज में सरेंडर हो गया, तो एक कदम पीछे हटेगा तो दुश्मन 10 कदम आगे आएगा। तो ईरान के लिए क्लियर है कि ये हमारी बाउंड्रीज है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी और इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कोई कंट्री हमसे दादागिरी और गुंडागर्दी नहीं कर सकता। वहां हमारी इज्जत की बात है, वहां जान चली जाएगी, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। तो ये ईरान का क्लियर स्टैंड है, यानी न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके ईरान अपनी टेक्नोलॉजी और अपनी सॉवरेनिटी, इसको छोड़ने को ईरान तैयार किसी हालत में तैयार नहीं होगा। हाँ, नेगोशिएशंस में ईरान अग्री हो जाएगा, ऐसी कोई भी बैलेंस्ड अप्रोच जहां पर दुश्मन को ट्रस्ट आ जाए कि भाई हम न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहे, थर्ड पार्टी आके इंस्पेक्शन करे, निगरानी करे, ये सब चीज के लिए ईरान अग्री हो जाएगा। दूसरी चीज, जो ईरान के अंदर लॉसेस हुए हैं, डैमेज हुआ है, उसको ईरान कहेगा कि डेफिनेटली उसकी भरपाई की जाए। और ये देखें, ये एक सिंबॉलिक चीज भी है अंजुम जी, कि जब दुश्मन अग्री हो जाता है कि आपकी जो नुकसान हुए उसकी भरपाई कर रहा है, यानी वो जंग के अंदर एक किस्म का सरेंडर कर रहा है, तो ईरान के लिए ये सिंबॉलिक विक्ट्री इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो डिस्कशन का मौजू है वो होर्मुज है। देखिए, ईरान के लिए क्लियर है कि ईरान के पास स्ट्रेटेजिक तौर पर एक ऐसी चीज है। मैं एक 30 साल पहले आयतुल्लाह खामिनाई का एक वीडियो देख रहा था, 30 साल पहले का वीडियो है, उसमें वो कह रहे थे कि दुनिया आज हमें सैंक्शंस लगा रही है। हम जानते हैं होर्मुज से दुनिया का 90% गैस जाता है, ऑयल जाता है, ये जाता है। हम चाहें तो दुनिया को हम सैंक्शन लगा सकते हैं, लेकिन हम इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक चलते हैं
और हम दुनिया से बातचीत के जरिए समाधान चाहते हैं। 30 साल पहले का वीडियो आयतुल्ला खामेनी का ये। और फिर आयतुल्ला खामेनी ने उस वीडियो में कहा था कि एक दिन वो आएगा जिस दिन हम दुनिया को सैंक्शंस लगाएंगे अगर दुनिया हमारे साथ अदल और इंसाफ से पेश नहीं आएगी। और ईरान इस पोजीशन में है आज कि ईरान को लगता है कि होर्मुज हमारे पास है, इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी हमारे साथ है, हमारे पास हक है इंटरनेशनल कानून के हिसाब से भी, और जब हमारा हक और अधिकार है तो हम किसी तरीके से होर्मुज को छोड़ेंगे नहीं। ये होर्मुज ईरान के लिए सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और दोबारा हमला ना होने की गारंटी है, और ईरान किसी तरीके से होर्मुज को छोड़ेगा। देखिए, उसमें बड़ा पेच है इंटरनेशनल कानून पर, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो रिपीट होगा कि इंटरनेशनल लॉ ये होता है कि किसी भी देश का जो तट होता है वहां से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर होता है। लेकिन यहाँ ये चूंकि फ्री नेविगेशन रहा है और ये कोई मैन मेड नहीं है, इसलिए इंटरनेशनल लॉ इस फ्री नेविगेशन को इंडोर्स करता है, जितना मैंने समझने की कोशिश की है। ये अलग बात है कि हाँ इसी के अंदर आर्टिकल 14 है, यही जो यूनाइटेड नेशन का जो मैरीटाइम लॉ है, इसके अंदर आर्टिकल 14 के अंदर दो चीजें अहम है व्यूअर्स को समझना। एक तो जैसा आपने कहा कि 12 नॉटिकल माइल कंट्री का टेरिटोरियल वाटर होता है, ठीक है, यानी वो ऐसा ही है जैसे कि वो कंट्री है, वो जमीन है। अगर कोई कंट्री चाहे कि भाई यहां से गुजरने के लिए मुझे वीजा आपके पास होनी चाहिए, तो वो डिमांड कर सकता है, बिकॉज वो उसकी जमीन की तरह है। एक जगह पर 21 नॉटिकल माइल्स आ जाता है जहां पर ओमान और ईरान का कॉर्नर पड़ता है, वहां पर 10 माइल ईरान का है, 10 माइल ओमान का है। ये उनकी टेरिटोरियल वाटर है, इंटरनेशनल वाटर नहीं है। तो वहां पर ईरान के पास हक होता है कि वो जो चाहे वो करे, डिमांड करे। आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कंट्री कोई सर्विस देती है और सर्विस चार्ज करना चाहती है तो वो चार्ज कर सकती है। ये आर्टिकल 14 में उसमें लिखा हुआ है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटी की सर्विस, हॉल्टिंग की सर्विस, एनी काइंड ऑफ सर्विस, तो वो इस तरीके से कान पकड़ो या उस तरीके से कान पकड़ो, ईरान के पास सर्विसेज के लिए अपना उसके पास ऑप्शन है। इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से ईरान इसको कन्विंस करेगा दुनिया को कि मेरे पास हक है कि वी विल चार्ज सर्विस चार्जेस। अब सवाल ये देखिए, पूरी दुनिया, एक मिनट, पूरी दुनिया कोई कन्विंस होगी नहीं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी के पहले खुला था और जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए अब ईरान $20 लाख यानी प्रति बैरल $1 मांग रहा है, और इसमें रोज लगभग 125 जहाज गुजरते हैं, जिसमें तेल टैंकर भी हैं, कार्गो शिप भी हैं और बाकी चीज भी है। अभी तेल टैंकर की ही बात कर ले, 25 से 35 तेल टैंकर रोज गुजरते हैं। तो फिर ये जो वसूली ईरान करेगा, दुनिया के कोई देश इसको इंडोर्स नहीं करेगा। यूरोपियन देशों से आवाजें आ रही, कोई यूरोप के देश, चाहे स्पेन हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे इटली हो, चाहे जर्मनी हो, ट्रंप के साथ नहीं है, वॉर अगेंस्ट ईरान के साथ नहीं है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्री नेविगेशन हो, जैसे था वैसे हो, ये दुनिया के सारे देश चाहते हैं और चाहेंगे। चाहते तो हैं कि ईरान के साथ क्या होगी कि अब तक ईरान को सिंपैथी थी कि भाई ईरान पर अमेरिका ने नाइंसाफी की, गलत हमला किया ईरान पर, अमेरिका इजराइल ने मिलकर बमबारी की, सुप्रीम लीडर को मारा, तबाही मचाई। ईरान ने जो किया सेल्फ डिफेंस में किया, जवाबी कार्रवाई में किया। अब दुनिया के तमाम देश जो वहां से तेल मंगाते हैं, 20% तेल उस रास्ते से जाता है। ये होगा कि ईरान को एक फॉर्मूला हथियार मिल गया और ईरान अब नाका डाल के बैठ गया है। जी देखें, दुनिया जो है ना अंजुम जी, यूनाइटेड नेशन के लॉ के हिसाब से नहीं चलती है। हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में ईरान के $120 बिलियन बाहर पड़े हुए हैं, ईरान को नहीं दे रहे। मैंने शायद आपके शो में कहा था या नहीं कहा था, याद नहीं है मुझे, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूं व्यूअर्स के लिए कि $7 बिलियन ईरान का साउथ कोरिया में फंसा हुआ था, $7 अरब। ईरान ने कहा कि भाई हमारे पैसे हमको दे दो। उन्होंने कहा $1 बिलियन हम लोग लेंगे कमीशन, अपना सर्विस चार्ज, $1 बिलियन। फिर ईरान ने कहा कोई बात नहीं, हमें मेडिसिन दे दो, हमें ये दे दो। दुनिया का नहीं देंगे। $120 बिलियन ईरान का बाहर फंसा हुआ है। ईरान यूनाइटेड नेशन के तमाम लॉज को एक्सेप्ट करता रहा। ईरान की करेंसी को इकोनॉमिक टेररिज्म के जरिए से पूरी दुनिया में जुल्म होता रहा ईरान में।
तो ईरान ने तो इंटरनेशनल लॉ फॉलो किया। रिजल्ट क्या हुआ कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगे रहे। 40 साल में जो नोट की कीमत 2,500 रुपया थी वो 40 रुपया हो गई। तो ईरान अभी क्यों एक्सेप्ट करेगा? ईरान का जो हक है, जो अधिकार है, वो ईरान लेगा। देखिए, दुनिया के अंदर अगर लॉ चलता, कानून चलती, शराफत चलती, तो शराफत और लॉ से अपनी बात मनवाई जाती। लेकिन आज की दुनिया में लॉ और कानून नहीं चलता, अपने हक को छीन के लिया जाता है और ईरान रेडी अपने हक को छीन के लेने के लिए। और जहां तक यूरोपियन नेशंस की बात है अंजुम जी, तकरीबन 5 नेशन, नाम नहीं लिया गया ईरान में, लेकिन तकरीबन 5 यूरोपियन नेशंस इस वक्त अग्रीड है। कल टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी आप जानते हैं एक बड़ी कंपनी है, वो ऑयल की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज है। उनके सीईओ ने कल एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि पेइंग अ टोल इज मच बेटर देन द स्ट्रेट बीइंग क्लोज्ड। और उन्होंने कहा कि भाई $70 का अगर ऑयल था, जंग नहीं होती तो अगर $1 पे करते तो $71 होता, लेकिन जंग होने की वजह से आज $105 है। तो फ्री फ्लो इज मोर इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर अगर कोई कंट्री के अंदर हक है, दिस इज अ क्लियर सिग्नल। यानी कि ये लोग अपनी तरफ से मैसेज नहीं देते जब तक इनकी गवर्नमेंट्स इनको सिग्नल्स नहीं दे। तो दिस इज अ क्लियर सिग्नल कि यूरोपियन नेशंस ने अपना मन बना लिया है कि वॉर ना हो और ईरान टोल करे, और लेकिन ईरान टोल करे, इंटरनेशनल कानून बन जाए और इंटरनेशनल कानून के तहत वो चीज हो। मुझे लगता है, मेरे लिए क्लियर है, इरानियन नेगोशिएटर्स के लिए क्लियर है कि यूरोपियंस ने अपना मन बना लिया है कि वॉर ना हो और स्टेबिलिटी आए ऑयल प्राइस में और ईरान चार्ज करे। एक और चीज मैं अंजुम जी कहूंगा कि ये जो प्राइसेस होते हैं ऑयल के, ये कैसे तय होते हैं? इसके अंदर अमेरिकन कंपनीज होती है जो इंश्योरेंस करती हैं, अमेरिकन कंपनीज होती हैं जो ऑयल निकालती है, अमेरिकन कंपनीज होती हैं जो शिप्स जिनकी होती हैं। इन लोगों की मोनोपोली होती है, इन लोगों की दादागिरी होती है कि कितना ऑयल का प्राइस होगा। जब ईरान के पास ऑप्शन आएगा तो ये 70 से इंशाल्लाह और कम होगा। क्यों? क्योंकि इनकी दादागिरी और गुंडागर्दी जो है बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज की, वो भी कम होगी। तो ईरान के लिए चाहे दुनिया की आप कहें सिंपैथी खत्म हो जाए, ईरान अपनी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और प्रोमिनेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, ये ईरान के लिए क्लियर है। और जिस दुनिया में हम रहते हैं, ये दुनिया ऐसी है कि जहां पर ईरान ने शराफत से 40 साल बाद किया, ईरान पे सिर्फ सैंक्शंस लगे, 40 दिन मिसाइल मारा, पूरी दुनिया ईरान के साथ नेगोशिएशन भी करने तैयार है, ईरान की शर्तों को मानने भी तैयार है। अच्छा, 2 सवाल फिर रिपीट कर दे रहा हूं। अगर 2 दिन में ये नेगोशिएशन की मीटिंग होती है, आप ये कह रहे हैं कि किसी भी सूरत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान अपनी दावेदारी नहीं छोड़ेगा, जो टोल ईरान ने तय किया वो लेता रहेगा। एक आप कह रहे हैं कि ऐसा रहेगा। दूसरी बात कि न्यूक जो इनरिच्ड यूरेनियम है ईरान के पास, लगभग 1000 पाउंड, लगभग 452-53 किलो, जिसको अमेरिका चाहता है कि ईरान से शिफ्ट किया जाए, अमेरिका को दो या थर्ड वर्ल्ड कहीं भी भेजो, तीसरे देश में, ईरान इसके लिए तैयार नहीं होगा। ये आप कह रहे हैं? ईरान ऑल्टरनेटिव्स की बात करेगा, जिद नहीं है। यानी ईरान के अंदर ही वो कंट्रीज आए, अपने निगरानी में रखें, ईरान इसके लिए अग्री होगा, लेकिन कंट्री से बाहर लेके जाए इसके लिए रेडी नहीं होगा। तब तो फिर बात ये हो गई कि यहीं तो फिर पेच फंसेगी, जहां पिछली बार पेच फंसी थी बात, पिछली मीटिंग जो अधूरी रही। तो इसका मतलब अगर फिर मीटिंग होती है 2 दिन बाद या जब भी, तो वो मीटिंग भी फिर अनफिनिश्ड रहेगी। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से तो आपको नजर, डोनाल्ड ट्रंप को सरेंडर करना होगा, यानी, और डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से हमें समझ में आ रहा है कि उनके पास कोई ऑप्शन, विकल्प बचा नहीं है। जो प्रोफेसर शाइमर है, अमेरिकन एक्सपर्ट हैं इसी मामले में, इंटरनेशनल अफेयर्स में, उन्होंने क्लियरली कहा है कि अमेरिका के पास एग्जिट एक ही रूट है, और एग्जिट रूट ये है कि ईरान की शर्तों को मान ले, इसके अलावा अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन है नहीं। वॉर एस्केलेशन का ईरान के पास, उनके पास ऑप्शन है नहीं कि वॉर एस्केलेट करे, बिकॉज ना अमेरिकन पब्लिक राजी है, ना उनके पास ये क्षमता इस वक्त है कि वो ईरान में आए, सिवाय इसके कि सिविलियंस को बहुत बड़ी तादाद में मारे। उनके पास कोई और ऑप्शन ईरान से लड़ने के लिए मौजूद नहीं है। बूट्स ऑन द ग्राउंड कर नहीं सकते, खार्क आइलैंड आ नहीं सकते, होर्मुज खोल नहीं पा रहे। तो वो क्या ऑप्शंस है उनके पास, सिवाय इसके कि वो कहेंगे हम बम आके मार के सिविलियंस को चले जाएंगे? इसके अलावा उनके पास ऑप्शन क्या है? सऊदी उनकी बात सुन नहीं रहा है,
यूएई ने इजराइल का पक्ष ले लिया, सऊदी यूएई आपस में लड़ रहे हैं, नेटो उनकी बात सुन नहीं रहा है, अमेरिका की नेवी जो है, अमेरिका की आर्मी जो है। अंजुम जी, एक सीबीएस की न्यूज आई थी, आपने शायद देखी होगी, अजीब है, सीबीएस पे एक रिपोर्ट बनी है, सीबीएस न्यूज अमेरिका में, वहां पर 28 फरवरी को जो ईरान ने हमला किया था कुवैत के एयरबेस पे, कुवैत में जो अमेरिकन एयरबेस है, वहां पर उनकी रिपोर्ट ये बता रही है कि एक अमेरिकन सोल्जर इंटरव्यू में ये कह रहा है कि भाई हम लोगों को कहा गया था कि हमारे मिलिट्री बेस के ऊपर फोर्ट है हमको डिफेंड करने के लिए, लेकिन जब जंग शुरू हुई तो हमको पता चला देयर वाज नो फोर्ट, यानी अमेरिकन सोल्जर्स वर लेफ्ट देयर टू डाई। ये सीबीएस न्यूज है। तो अगर अमेरिका की पोजीशन ये है इस वक्त कि उनके मिलिट्री बेसेस तबाह हो गए हैं, उनके पास, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि अभी मार नहीं सकते, सिर्फ हवा में आके मार सकते हैं, लेकिन उनके पास पोजीशन ऑफ पावर नहीं है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है, और वो डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में हमको क्लियरली नजर आ रहा है। तो मीटिंग में बैठेंगे, अगर उनके जहन में वो अभी भी है कि हम दुनिया के बादशाह हैं और हम लोगों की सब बात माननी पड़ेगी, नेगोशिएशन नहीं होगा, रियलिटी पे आएंगे तो उनको बात माननी पड़ेगी, जो ईरान की शर्तें हैं उसके अंदर ईरान नेगोशिएट करके जहां पर कॉम्प्रोमाइज पॉसिबल है पीस के लिए ईरान करेगा, लेकिन अगर वो मैक्सिमलिस्ट अप्रोच पे आएंगे तो वो नहीं होगा। अंजुम जी, शायद आपने अब्बास अराक्ची साहब का ट्वीट देखा होगा, उन्होंने कहा था कि रात होते होते हमारी तकरीबन बातें फाइनलाइजेशन के नजदीक पहुंच गई थी, लेकिन रात को अचानक उन्होंने अपना रुख बदल लिया। दो चीजें हुई थी, एक नेतन्याहू का कॉल आया था और एक डोनाल्ड ट्रंप का कॉल आया था, यानी अमेरिकन जो लोग बैठे थे वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा नेतन्याहू चाहता था कि सीज फायर ना हो। अगर इजराइल इन्वॉल्व होता है और इजरायली इन्वॉल्वमेंट रहता है तो ये समझ में आता है कि सीज फायर नहीं होगा, लेकिन अगर अमेरिका अपने बारे में और अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा तो ये सीज फायर करके उसको शराफत से निकल जाना चाहिए। उसके 30,000 सोल्जर्स इस वक्त जो बेसमेंट में सोए हैं, होटल्स में सोए हैं, उनको कार्गो की शिप में बिठा के वो आराम से ले जाए, ये अमेरिका के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मगर ना अमेरिका जो है उनके सोल्जर्स का क्या होगा इसकी क्या गारंटी है। अब बात आती है कि जैसे पाकिस्तान के कुछ एक्स हैंडल पर जो पूरी तरह से प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये खबर कल से चलाई जा रही है कि ट्रंप भी आ सकते हैं पाकिस्तान और ईरान की तरफ से मसूद पेजेश्कियन ईरानी प्रेसिडेंट आ सकते हैं और उसके कुछ बड़ा फन फेयर के साथ ईरान में कोई डील हो सकती है। इस तरह की चीजें पाकिस्तान में चल रही है और उसको उससे भी जोड़ा जा रहा है कि शहबाज शरीफ रियाद और अंकारा जा रहे हैं, तो हो सकता है टर्की के हेड ऑफ स्टेट को अप्रोच करें या सऊदी के हेड ऑफ स्टेट को अप्रोच करें। और एक खबर आज ये आई है, शायद तेहरान टाइम्स में खबर है कि पाकिस्तान से कोई डेलीगेशन ईरान जा रहा है। तो कुछ ये सब पर्दे के पीछे चल रहा है, ऐसा कुछ है या ये ऐसे ही हवा पानी है पाकिस्तानी? नहीं, देखिए नेगोशिएशंस जो हैं वो डिप्लोमेसी, जैसे कि इन लोगों ने कहा था कि जंग जारी है, मैदान बदल गया है, अब मैदान जंग का डिप्लोमेसी है। ये सारी चीजें सिंबॉलिक हैं कि कौन जाएगा, कौन बैठेगा, क्या कौन कहां से आएगा। जो रियल इश्यू है जंग के अंदर, क्या ईरान अपने जो प्रोमिनेंस है और जो जिस तरीके से मसलन प्रोफेसर पैपे जो है अमेरिकन, वो कह रहे हैं कि भाई ईरान टॉप 4 कंट्रीज में दुनिया में आ चुका है, तो ईरान अपनी वो पोजीशन और प्रोमिनेंस को छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा। अगर ईरान वो प्रोमिनेंस को छोड़ देता है तो ईरान डेफिनेटली नहीं छोड़ेगा। अमेरिका अपने आप को इस पूरे वेस्ट एशिया में जो उसका एक सेटअप था और जो उसकी धाक थी और पूरे अरब देशों को जिस तरीके से चलाता था, वो पीरियड खत्म हो गया। अब अमेरिका इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी पोजीशन को ढूंढ रहा है कि इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उसकी क्या पोजीशन होगी। अब वो इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सेप्ट करना होगा कि किसकी रियल पोजीशंस क्या है, अरब देशों की पोजीशन क्या है, टर्की की पोजीशन क्या है, अमेरिका की क्या है, चाइना की क्या है, पाकिस्तान नेगोशिएटर है, पाकिस्तान के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन इजराइल के साथ पाकिस्तान का बहुत बुरा रिलेशन है और पाकिस्तान इजराइल को बिल्कुल कबूल नहीं करता है। तो यहां पर अगर पाकिस्तान चीफ नेगोशिएटर में कामयाब हो जाता है तो ये वंस अगेन इजराइल के लिए बहुत बड़ी हार है।
तो ये पूरी सिचुएशन में एक न्यू मिडिल ईस्ट बनने जा रहा है। अमेरिका को इस न्यू मिडिल ईस्ट में अपने बहुत सारे जो उनकी ताकत और कुव्वत और कुदरत और प्रोमिनेंस था उसको छोड़ना पड़ेगा और रियलिटीज के साथ एक नया मिडिल ईस्ट को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग उस तरफ जा रहे हैं सिंबॉलिकली, चाहे ट्रंप आए चाहे कोई भी आए, होगा क्या टेबल पे फाइनल एक्सेप्ट क्या बात होगी वो इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रंप आके कहता है कि भाई ईरान के सब सैंक्शंस हट जाएंगे और ट्रंप आके कहता है मिसाल के तौर पर होर्मुज आपका है लेकिन आप गनी साजी जो है, जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको हम इस लेवल पे लेके आ जाए, इस लेवल पे लेके आ जाएंगे, जो ईरान जहां तक ईरान अग्री करता है वहां तक बात होगी तो वो एक्सेप्ट होगी, चाहे ट्रंप आए या कोई भी आए सामने से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, तो अब देखते हैं कि अगले 2 दिन में क्या दिशा होती है और कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत का रास्ता क्या निकलता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तान एक तरह से पूरे मामले में निगोशिएटर है। सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान में निगोशिएशन जो अब होने वाली है वो फाइनल है या फिर जैसे कि अभी एक खबर एपी के हवाले से आ रही है कि 2 हफ्ते के लिए सीज फायर फिर बढ़ सकती है म्याद, 22 तारीख को सीज फायर की म्याद खत्म हो रही है। तो ऐसी भी कोई खबर है कि 22 तारीख को सीज फायर 22 से पहले फिर 2 हफ्ते के लिए बढ़ जाए? क्योंकि लग रहा है कि देखिए डील के लिए और मीटिंग होगी, बहुत आसान नहीं है। ईरानी भी डील चाहते हैं, अमेरिकी तो चाह ही रहे हैं, तो वक्त और चाहिए दोनों पक्षों को। देखिए चाइना में डोनाल्ड ट्रंप की जो मीटिंग है वो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि ये नया वर्ल्ड ऑर्डर जो बनने जा रहा है उसके अंदर अमेरिका और चाइना अपनी पोजीशंस को किस तरीके से देखते हैं। इस वॉर के अंदर चाइना ने और ईरान ने ये साबित किया है कि अमेरिका वो अमेरिका नहीं है, अमेरिकन ताकत वो अमेरिकन ताकत नहीं है जिसको दुनिया के अंदर कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब जब ईरान चैलेंज कर सकता है तो चाइना तो डेफिनेटली कर ही सकता है। यानी ये जब वर्ल्ड पावर बैलेंस चेंज होता है और अमेरिका शिकस्त के बाद जब चाइना से जाके मिलता है तो यहां पर वही पावर बैक टू द ईस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा, जो आयतुल्ला खामेनेई शहीद की प्रेडिक्शन थी और उन्होंने कहा था कि कुछ सालों के बाद पावर ईस्ट की तरफ आएगा वेस्ट से। और उन्होंने दूसरी चीज कही थी कि जो रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं वो स्ट्रांग होंगी और कुव्वत और कुदरत का मरकज पूरे वेस्ट एशिया में रेजिस्टेंस फोर्सेस बनेंगी और पावर ईस्ट की तरफ आएगा। ये 4 साल पहले उनकी एक तकरीर थी, उन्होंने कहा था मैं जिस तरीके से दुनिया को देख रहा हूं दुनिया इस तरफ बढ़ेगी। तो ये सीज फायर कितना लंबा होता है कितना नहीं लंबा होता है उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप की नजर वो चाइना वाली मीटिंग के ऊपर भी है कि वो चाइना मीटिंग के अंदर अगर एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जो शिकस्त खा चुका है ईरान वॉर के अंदर और तस्लीम हो चुका है, जब वो जाके चाइना में प्रेसिडेंट से मिलेगा तो डेफिनेटली उसके पास वो कुव्वत और कुदरत नहीं रहेगी उसकी 28 फरवरी से पहले थी। ये ईरान के लिए, चाइना के लिए, अमेरिका के लिए क्लियर है कि चाइना को और चाइना डोमिनेशन जो है ईस्ट के अंदर उसको अमेरिका कैसे बैलेंस करना चाहता है। तो ये सीज फायर के अंदर चाइना और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग मुझे लगता है एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो सारी चीजों को जोड़ रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट के अंदर भी या पोस्ट के अंदर भी सोशल मीडिया के अंदर ये समझ में आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जमीर अब्बास जाफरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।